हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जो आप लोगों को पता है कि हमने अपनी हिस्ट्री को कंटिन्यू कर रखा है। हिस्ट्री में हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कंप्लीट कर लिया था, कॉन्सिक्वेंसेस को कंप्लीट कर लिया। आज का वीडियो हम कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। इसको लेट करे बगैर स्टार्ट करते हैं। है तो थोड़ा छोटा टॉपिक, लेकिन इसके अंदर नेम्स और बाकी सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं, तो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। और मैंने जिन फिलोसफर्स, राइटर्स और आपके आर्टिस्ट, इन सब के नेम मेंशन करे हैं, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट लोग हैं। उन सब के नेम मेंशन करने तो बहुत ज़रूरी है, तो इनके तो नेम ज़रूर मेंशन करिएगा। अदरवाइज़ इसके अलावा आप कोशिश करना तो अपने पास से थोड़ा बहुत और कर सकूं। लेट्स स्टार्ट। महान युद्ध और उसके परिणाम का झटका। सीधी बात आ रही है यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, 4 साल में ख़त्म हो गया था, 1914 से 1918 तक। तो इस बीच में हमारे एक फ़िलासफ़र थे जेम्स जोयस। इनकी एक बुक आई डबलिनर्स। इसके अंदर इन्होंने फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग के बारे में बात करी थी। इन्होंने इसके अंदर एक ऐसी चीज़ को बयान करा था जिससे ये पता लग रहा था कि 1947 का उस टाइम पर क्या प्रकोप था, उसका क्या असर हुआ था सब जगह पर, ठीक है। तो वो वाली चीज़। उसके अलावा हमारे आंद्रे गिडे नाम के एक फ़िलासफ़र हैं, ठीक है। इनकी बुक थी लेस केव्स डू वेटिकन। इसके अंदर आंद्रे ने बहुत तरीके की फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड असलियत को बयान करा है। उन्होंने इसमें बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू तो हुई, लेकिन वो असर छोड़ गई लोगों पर, चीज़ों पर और भी बहुत जगहों पर। और जाहिर सी बात है, असर छोड़ गई है, तभी आज के टाइम पर भी हम लोग पढ़ रहे हैं, अदरवाइज़ हम इसको नहीं पढ़ते, ठीक है। इन्होंने इस बुक में इस बारे में लिखा है। फिर हमारे सबसे मशहूर आर्टिस्ट पैब्लो पिकासो निकल कर आते हैं। इनकी एक पेंटिंग बहुत मशहूर हुई, द स्मॉल टेबल। इस स्मॉल टेबल से उन्होंने 1914 के टाइम की कुछ चीज़ों को बयान करा। इन्होंने बताने की कोशिश करी। अब देखो, एक आर्टिस्ट का नज़रिया या फिर जो पेंटिंग्स में दिलचस्पी रखते हैं, उन लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल से पता होता है कि अगर कोई पेंटिंग है, खाली ही पेंटिंग क्यों ना हो, तो उसका मकसद क्या है, वो बनाई क्यों गई है, ठीक है। तो वो सब पता होता है। तो इस पेंटिंग के अंदर से 1914 का एक बहुत बड़ा मकसद निकाला गया। उसके बाद थोड़ा और आगे टाइम बढ़ता गया और हमारे पैब्लो पिकासो की पेंटिंग के बाद इगोर स्ट्राविंस्की नाम के एक फ़िलासफ़र थे। इनकी बुक थी स्ट्राविंस्की ले रोसिग्नोल के नाम से, ठीक है। तो इस बुक के अंदर भी जो हमारे ये थे इगोर, इन्होंने इस चीज़ को बताया कि किस तरीके से हमारी सभी चीज़ों को इफ़ेक्ट हुआ, उसके परिणाम क्या निकले। 1914 में जो चीज़ शुरू हुई, उसको लेकर क्या बात सामने रखी गई। उसके अलावा और भी फ़िलासफ़र्स हैं, जैसे निकोलो रम्स्की हैं। उन्होंने ले कॉक डी की उनके नाम की बुक है, उन्होंने जो सबसे उनकी फ़ेमस बुक है, उस बुक के अंदर भी ये सारी चीज़ों को बयान करा है बहुत अच्छे से। फिर हमारा थोड़ा और टाइम आगे बढ़ता है और इन सभी, ये जो सभी मैंने चीज़ें आपको लोग बताए हैं, इनको एक मॉडर्निटी का नाम, आधुनिकता का नाम दे दिया गया, ठीक है। क्योंकि टाइम आगे बढ़ रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी थी, तो पता नहीं क्यों, लेकिन इनको मॉडर्निटी का, आधुनिकता का नाम दिया गया। और इन ही लोगों को नई सदी के नए अतीत की आलोचना करने के लिए भी रखा गया। तो 1901 की बात है। थॉमस मान नाम के हमारे एक फ़िलासफ़र हैं। इन्होंने बुटेनबुर्ग में लुबेक व्यवसाय, जो पूरी फैमिली थी, उसके ख़त्म होने के बारे में सब लिखा था कि वो फैमिली कैसे ख़त्म हुई, क्या हुआ था ऐसा जो वो फैमिली ख़त्म हुई। उसके साथ साथ स्ट्रिंडबर्ग जो हैं, इन्होंने भी इस चीज़ को बयान करा कि किस तरीके से स्वीडन में एक, इनकी बुक का जो नाम था द डांस ऑफ डेथ का नाम था, जो एक लव स्टोरी के बेस पर थी। और वो ये था कि वो प्यार में नाचते रहते हैं, मकसद इनका बताने का था। लेकिन आखिर में जो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा से एक ही तरफ से प्यार हो,
लव स्टोरी में या फिर हस्बैंड वाइफ में, दो तरफ से भी प्यार होता है। लेकिन उस टाइम पर इस चीज़ों को ज़्यादा देखा गया, तो हमारे स्ट्रिंडबर्ग ने द डांस ऑफ डेथ के नाम से देखा गया, उसको बुक ना एक छाप दी पूरी, और उसके अंदर इस चीज़ को लिखा कि किस तरीके से प्यार की हत्या की जाती है। ठीक है। फिर 1903 का टाइम आया, सैमुअल बटलर नाम के फ़िलासफ़र हमारे सामने आए। इनकी ऑटोबायोग्राफी है, मतलब आत्मकथा है, द वे ऑफ ऑल फ्लैश। ठीक है। तो ये जो है, इसके अंदर इन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी को लिखा, जो कि एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से पहले बहुत भयानक थी, क्योंकि उस टाइम पे माहौल भी ऐसा था, सारी चीज़ें ऐसी थी। ठीक है। उसके बाद हमारे फ्रैंक वेडेकाइंड आए 1904 में। फ्रैंक वेडेकाइंड का नाटक था पेंडोरा बॉक्स। ठीक है। उसमें उन्होंने सामाजिक जितनी भी चीज़ें थी उनको दिखाया, उनको बताया। ठीक है। फिर उसके बाद 1905 में ही थॉमस जो थे, अभी पीछे हमने जो थॉमस पढ़े थे ये वाले, इनका भाई था हेनरिक मान। ठीक है। हेनरिक मान ने एक अत्याचारी स्कूल मास्टर को प्रोफेसर की जगह से हटाया था। क्योंकि वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा जुल्म करता था, और एक तरीके से लोगों को दिखावा करके दिखाता था कि मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। तो हेनरिक मान का जो मेन काम था वो ये था कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के आने से पहले, मतलब फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो स्टार्टिंग है ना, वो यहाँ पर इन्होंने थोड़ी थोड़ी बयान करी है कि कैसे, क्या, क्यों, कब, कैसे हो रहा था, कुछ नहीं पता था। लेकिन ये जो लोग अपनी बुक पब्लिश कर रहे थे, उससे कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी। तो थॉमस मान के जो ब्रो थे, हेनरिक मान, मतलब भैया जी। ठीक है। तो इन लोगों ने मिलकर एक अत्याचारी स्कूल मास्टर को ढूंढा और उसको हटाया। फिर हमारी बात आती है एडमंड गोसे की। एडमंड गोसे ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करा। 1907 में उन्होंने बहुत चुपचाप तरीके से फादर एंड सन नाम की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ठीक है। और उसके अंदर उन्होंने 2 युग और 2 युद्धों के बारे में बताया था। ठीक है। 2 युगों के बीच संघर्ष के नाम से उनकी बुक थी। उसके बीच, मतलब 2 युग का नाम उन्होंने इसलिए रखा कि 1914 से 18 तक एक बहुत 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 ख़तरनाक वक्त रेगुलर बेस पर देखते रहना और उसको सहना, अनजाने में कितने लोगों का मरना, भुखमरी होना, जगहों का बर्बाद होना, तो सभी चीज़ों को लेकर एडमंड गोसे ने ऑटोबायोग्राफी लिखी। और उस ऑटोबायोग्राफी में फादर एंड सन में उन्होंने दोनों जगह, अमेरिका और यूएसएसआर, दोनों जगह, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो बेसिक, मतलब उस टाइम पे नहीं थी, लेकिन जो हमारी अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स थी, उन दोनों की यहाँ पर बात की जा रही है कि दोनों को ही इन्होंने फादर एंड सन के नाम से प्रकाशित करा। ठीक है। फिर टाइम और थोड़ा सा और आगे बढ़ता गया। फिर हमारे पैब्लो पिकासो अगेन सामने आए। पैब्लो पिकासो जो थे, इन्होंने मतलब एक तरीके से कुछ ऐसी तरीके की पेंटिंग्स को सामने लेकर रखा जिससे कि लोगों के दिल दिमाग में उसकी एक छाप सी बैठ गई थी। ठीक है। तो हमारे इसके अलावा 1909 में एक युवा लेखक था, जवान लेखक था, उसने द नॉवेल रेवेन्यू फ्रांसेस के नाम से एक नॉवेल का उद्घाटन करा था। फिर जो हमारे जॉर्जस ब्रेक हैं, इन्होंने क्यूबिस्ट आंदोलन की स्थापना करी थी और इनका साथ पैब्लो पिकासो ने भी दिया था। ठीक है। क्यूबिस्ट आंदोलन की जब स्टार्टिंग हुई थी तो इनका नारा सिर्फ ये था कि जो आप देखते हैं उसे पेंट ना करें, बल्कि जो आप जानते हैं उसे अपने तक रखें। ठीक है। क्योंकि उस टाइम तक जैसा आप देखते हो, आपने पढ़े, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा चीज़ों को बढ़ाने में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने में किस किस चीज़ का रीज़न रहा, पेंटिंग्स का, समाचार पत्र पत्रिकाओं का, लोगों की गलत फहमियों का, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसी टाइप की चीज़ों का। तो जॉर्जस ब्रेक और पैब्लो पिकासो ने इसका जो हमारा क्यूबिस्ट आंदोलन था, इसका उदय किया 1909 और 7 के बीच में। फिर वासिली कैंडिस्की आए और जी इन्होंने 1910 में एक पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग बनाई थी जिसका जो मेन टाइटल था वो था फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट वर्क। मतलब कि जो रूसी अधिकारी थे उनके लिए ये बनाई गई थी और उनके ज़्यादा से ज़्यादा वक्त काम करने पर, खाना ना मिलने पर, इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध, इन सब चीज़ों पर रोक लगाने के लिए इस पेंटिंग का उदय किया गया, इस पोस्ट इम्प्रेशन पेंटिंग को बनाया गया था। ठीक है। इसके अलावा नॉर्मन एंगेल थे हमारे एक फ़िलासफ़र जिन्होंने द ग्रेट इल्यूजन के नाम से एक बुक लिखी और इस बुक के अंदर उन्होंने युद्ध की
हार को और जीत को दोनों को डिफ़ाइन करा। उन्होंने कहा कि युद्ध के अंदर अगर कोई हारा है और अगर कोई जीता है तो इसमें नफ़ा नुकसान जो है, मतलब फ़ायदा और नुकसान दोनों सिर्फ़ उन हारने और जीतने वालों को हुआ है, ना कि बाकी लोगों को हुआ है। इसमें बाकी लोगों का कोई भी रोल अदा नहीं होना चाहिए था, खामखा लोगों को फंसाया गया है। फिर गिलोम अपोलिनायर नाम के फ़िलासफ़र थे और मार्सेल प्राउस नाम के, ये दोनों ही फ़िलासफ़रों ने एक ही उपन्यास लिखा था, ठीक है। उसका नाम था रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट। तो उसके अंदर उन्होंने रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग पास्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को लिखा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग थी, ठीक है, जो पास्ट थी। जैसे ये सब मैंने आपको भी पढ़ाया कि इस मशहूर परिवार का पतन हो गया, या फिर हमारा क्यूबिस आंदोलन स्टार्ट हो गया, या फिर और भी तरीके की चीज़ें। तो स्टार्टिंग तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की उसी टाइम से होना शुरू हो चुकी थी। फिर हमारा वक्त आया, 20वीं सदी की शुरुआत हुई, और जिसे सांस्कृतिक पारिहत्या भी कहा जा सकता है। ये पिछली सदी के पितृसत्तात्मकता, अत्यधिक धार्मिक और यौन दमनकारी लक्षणों पर हमला था, ठीक है। जो हमारे पैट्रियार्की सिस्टम था, धार्मिक सिस्टम था पूरा, या फिर यौन दमनकारी जो थे, उन सब के गोल्स पर बहुत बड़ा हमला था। जॉयस, लॉरेंस, गिड, पिकासो, स्ट्राविंस्की, डाइगिलो, विंधम लुइस, एजरा पाउंड और टी.एस. एलियट जैसे छोटे लेखक और कलाकारों ने पाउंड के शब्दों में उपन्यासकार फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड को एक गर्व और अभिमानी पीढ़ी कहा, जो कि निर्धारित किया गया था। इसे बहुत नया बनाओ, ठीक है। ये जो था हमारा नारा, वो था इसे नया बनाओ। तो ये जो था, ये पैट्रियार्की सिस्टम था, और ये हमारी सेक्सुअल हैरेसमेंट थे, और ज़्यादा से ज़्यादा धर्म पर जोर देना। जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, आप लोगों को अगर पता हो तो, ठीक है। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपने पढ़ा है, बाकी आप जो आगे टॉपिक्स पढ़ोगे उसमें भी पढ़ोगे। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये थी बताने की, ठीक है। फिर उसके साथ साथ थोड़ा सा और ये देखा गया कि जिस बात को हमें भविष्य में बहुत ज़्यादा एक दिमाग में चीज़ में रखनी थी, उसको एक ऐसी चीज़ दी गई जिसके तरीके से मतलब लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि इतनी बड़ी वॉर होगी। लोग ये बोलते हैं, इन्होंने अपनी किताबों में ये लिखा है, अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए बताया है कि हम लोग इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा युद्ध हो जाएगा। इतना बड़े युद्ध होने के तो कोई भी रीज़न नहीं थे, सिर्फ़ और सिर्फ एक ये बात थी कि ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो सामने हैं, अदरवाइज़ इतना बड़ा युद्ध हो जाएगा कोई नहीं सोच सकता था, ठीक है। फिर उसके बाद आगे का और टाइम बढ़ता गया, तो फिर कुछ चीज़ों को भर्ती करने की हेल्प से और कुछ हद तक हवाई हमलों के हेल्प से युद्ध ने किसी भी पिछली इंटरनेशनल जो हमारे संघर्ष हो चुके थे उसकी तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को शामिल कर लिया था और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी किया था। युद्ध विराम के टाइम पर नवंबर 1918 में जब युद्ध रुका तो यूरोप में व्यापक थकान और मोहभंग की भावना थी, जिसने युद्ध से पहले के वर्षों को एक पूर्वव्यापी शरद ऋतु की चमक दी, जैसे कि कोई सपने में मर गया है, ठीक है। कि मतलब एक अगर आपको याद हो महामारी या फिर बहुत बड़ी तंगी, तो ये सारी चीज़ों में यूरोप भाई साहब सबसे आगे रहे हैं। और ये चीज़ इसलिए ही हुई है क्योंकि ये जो हमारी वॉर्स और ये सब हुआ है इसमें पूरा यूरोप ही शामिल रहा है, इसलिए इसको यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया कि असल में जो मरने वाले थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही दुगनी थी। नेपोलियन का जो हमारा युद्ध था, नेपोलियन का युद्ध था या फिर बाल्कन युद्ध था, ठीक है। ये बाल्कन का मैप है स्टूडेंट्स। सो बाल्कन युद्ध, इन सब में लगभग बहुत से कम 45 लाख लोग मारे गए थे, ठीक है। उसके बीच में सिर्फ मारे गए थे, घायल कितने हुए, गायब कितने हुए, उनका कुछ नहीं आता पता। तो फिर 4 सालों तक कम से कम फिर 80 लाख लोग मारे गए, जबकि 2 गुनों से ज़्यादा तो घायल ही हो गए थे। ऐसा नहीं था कि सारे मारे गए थे, इनमें से ज़्यादा तो घायल हो गए थे और वो ज़िंदगी भर के लिए बेचारे अपंग हो गए। किसी के हाथ पैर कट गए, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो ये सारी चीज़ें कि मतलब 80 लाख लोग जब वो डबल मारे गए, सब मारे गए, तो उसमें जब 2 गुने लोग घायल हुए तो उनकी ज़िंदगी कैसी बर्बाद हो गई। अब उसमें सभी एज के लोग थे, सभी उम्र के, जो मरने भी वाली एज पर हैं। क्योंकि देखो मरने के लिए मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बुढ़ा है तो मरेगा, बहुत सारे हैं जो मौत
उसका एक वक्त नहीं है, जवानी में भी आ जाती है, बचपन में भी आ जाती है। लेकिन ये देखा गया कि जो सबसे ज़्यादा एज के लोग थे वो ज़्यादा अपंग हुए थे, और टीनेजर्स, तो उनकी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई थी। तो इस ये चीज़ की फिर 1918 में जब ये सब ख़त्म हो गया, तो वही फिर इन्फ्लुएंज़ा जो बीमारी थी वो फैल गई, उससे लोग दम तोड़ने लगे थे। फिर इन सभी चीज़ों से पूरे देश के अंदर बैलेंस जो था वो बना ही नहीं रहा। चोरी चकारियाँ भी किसकी, खाने पीने की होने लगी थी, क्योंकि पैसे की तंगी हो गई थी, खाने की तंगी हो गई थी, लोगों के पास इलाज के पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो उस चीज़ को देखकर ये सब बहुत बढ़ गया था। उसके साथ साथ पुरुषों की जो एक तरीके से बहुत कमी थी, वो महिलाओं की बैलेंस में कम हो गया था। पुरुष महिलाओं से कम होते जा रहे थे, आदमी ज़्यादा मर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है युद्ध में इस सब में आदमी ज़्यादा शामिल हुए थे इसलिए। तो युद्ध के टाइम पे फिर इन सब चीज़ों को संभालने के लिए, करने के लिए महिलाओं को मैदान में खड़ा किया गया। और फिर सभी की मतलब अगर फिर उसके बाद अगर आपने देखा हो तो 11th-12th के टाइम पे पढ़ा हो हिस्ट्री में, तो हमारे यूरोप साइड पे महिलाएं भी काम करने लगी थी। क्यों करने लगी थी? क्योंकि ये जो हमारी आर्थिक मंदी आई थी और ये सब परेशानियां जो आई थी ना, उसके बाद आदमी एक तो बचे नहीं थे, और जो बचे थे वो इन हालातों में नहीं थे कि वो काम करते। तो महिलाओं ने कारखानों में काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, फिर उसके साथ साथ हमारे 1918 में ही 30 साल से ज़्यादा उम्र के ब्रिटिश महिला को भी वोट देने का अधिकार आ गया। 1944 में इटली में, 45 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। फिर 1921 के अंदर ब्रिटेन में सबसे पहला जन नियंत्रण क्लिनिक खुला। ठीक है, फिर नेपोलियन ने अपनी सभी क्लासिकल, डेमोक्रेटिक और बहुत तरीके के जो उनके हथियार थे उन सब को लोगों से रूबरू कराया, उनसे बताया कि हाँ मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे जो राष्ट्रवाद था, नेशनलिज्म था, वहाँ पर उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल गया। ठीक है, तो ये वाली चीज़ कि युद्धकालीन कॉमरेडशिप ने न केवल लिंगों के बीच की बाधाओं को कम करने में मदद की, बल्कि वर्ग की कठोरता को भी कम करने में मदद की। युद्ध अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण जर्मनी में क्रेगसोसियालिस्मस या युद्ध समाजवाद के रूप में जाना जाता है। यह भी एक सामान्य घटना थी जिसने एक स्थायी छाप छोड़ी। विशेष रूप से आर्थिक को प्रोत्साहित करना राष्ट्रवाद का मेन मकसद था। 1917 नवंबर को बोल्शेविक क्रांति, जो रशियन रेवोल्यूशन है, उसके बाद रशिया की तुलना में पूरा जो प्रोसेस था वो एक से फिर अगेन अनबैलेंस हो गया, जिसे युद्ध साम्यवाद के रूप में भी जाना जाता है। फिर नेचर ऑफ वर्साई या फिर आप वर्साई की संधि अगर आप लोगों को पता हो तो चलो मैं भी बताती हूँ, रुको। तो हुआ ये था कि 28 जून 1919 को हमारे और जनवरी 1920 तक के पेरिस में ये हुआ था, और जिसके अंदर एक वर्साई की जो संधि थी उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी गई। ठीक है, तो ये वाली चीज़ कि इसने जर्मनी को उसके उपनिवेशों से भी छीन लिया और अपनी सेना और बेड़े के पुनर्निर्माण पर गंभीर प्रतिबंध भी लगा दिए। इन तरीकों से शांति समझौतों को पराजित दुश्मन को दंडित करने के साथ साथ उनकी स्थिति और ताकत को कम करने के रूप में भी देखा गया। ठीक है, अब पहले ये देखते हैं कि वर्साई की संधि क्या है। तो देखो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी जो था, हारा हुआ जर्मनी, उसने 28 जून 1919 के टाइम पर वर्साई की संधि पर सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर करे। इसकी वजह से जर्मनी को अपनी भूमि का एक बहुत बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा। दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की पाबंदी लगा दी गई, उनकी सेना का आकार सीमित कर दिया गया और बहुत बड़ी क्षतिपूर्ति भी थोप दी गई। ठीक है, जर्मनी ने कितना बुरा वक्त सहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले वो जर्मनी जानता है। तो वर्साई की जो संधि थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, तो भाई इसके अंदर यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि जर्मनी भाई साहब जो थे उसने अपने आप को एक बहुत बड़ी चीज़ में बेच दिया, एक बहुत बड़ी अपने भूमि के टुकड़े को उसको मजबूरन बेचना पड़ा। ठीक है, तो जो ये ट्रीटी ऑफ पीस जो थी हमारी, वर्साई की संधि जो थी, पूरा मिसाज जो था, ये 1919 में हुआ।
और फिर इससे जर्मनी का जो बहुत बड़ा एक उपनिवेश का जगह था, सब कुछ थी, वो छीन ली गई। फिर इन सभी तरीक़ों से एक शांति समझौते को ख़त्म करने में दुश्मन को दंडित करना और उसको एक तरीके से मतलब हर चीज़ में सामने रखना, क्योंकि आप जानते ही हो कि जर्मनी ने फिर बाद में क्या करा, ठीक है। तो वो वाली चीज़ कि उन सब में जर्मनी अपने आप को एक कंट्रोल में रखा हुआ था कि हाँ, आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो उस समय वर्साय अधिक रचनात्मक लक्ष्यों और आशाओं से ओतप्रोत था। 1918 में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अपने शांति प्रस्तावों को में निर्धारित किया, 14 अंकों में निर्धारित किया। सामान्य सिद्धांत खुले, अनुबंध खुले, जो खुले तौर पर पहुँचे, नेविगेशन की स्वतंत्रता, व्यापारिक स्थितियों की समानता, हथियारों की कमी, औपनिवेशिक दावों का समायोजन। फिर विल्सन ने एक सामान्य संघ का भी प्रस्ताव रखा था, प्रपोजल रखा था, जो राष्ट्र संघ, जो हमारा लीग ऑफ नेशन है, वो बन गया। लेकिन उसको ज़्यादा मतलब एक तरीके से आत्मनिर्णय या फिर एक रिस्पॉन्सिबल चीज़ वो नहीं बना पाया। तो जो हमारा ये ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और ये सब जगहें जो थी, ऑटोमन एम्पायर था या फिर हमारा हैब्सबर्ग जो ख़ानदान था पूरा, वो ये सभी जो लोग थे, इन लोगों ने अपने आप को एक बहुत बहाल तरीके से सामने रखा। मतलब इन लोगों की सिचुएशन बहुत बिगड़ी हुई थी। चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया जो थे, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया, ठीक है। तो उसको कि भाई मतलब क्यों जोड़ा गया कि सिचुएशन ऐसी बनी, सभी देशों को मजबूरन ऐसा करना पड़ा। उसके साथ साथ एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जो थी, उनको स्वतंत्रता मिल गई थी। ऐसी कोई बात नहीं है कि सारा जो मसला था वो यूरोप पर ही जाके गिर पड़ा, ऐसा नहीं था। कुछ चीज़ों में इन लोगों को इंसाफ भी मिला है, ठीक है। इसके अलावा फिर जी यहाँ बात आती है कि जो दो वैश्विक घटनाओं ने यूरोप के पूरे ही क्षेत्र में विवाद कर दिया, पूरे ही नक्शे को बिगाड़ दिया था, तो वो एक बहुत ख़तरनाक युद्ध था। एक 1917 की फिर रूसी जो क्रांति थी वो स्टार्ट होने वाली थी, ठीक है, मतलब बीच में ही हो गई थी। तो उससे कितना ज़्यादा लॉस हुआ, कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, वो चीज़ भी था, क्योंकि ये गृह युद्ध था। अब गृह युद्ध आपस में कितना भी गृह युद्ध हो, लेकिन बाहर असर थोड़ा बहुत पड़ता है। तो जिसने कुछ आदर्शवादियों को प्रेरित किया था, लेकिन मुख्य रूप से पूरे यूरोप में एक डर सा पैदा हो गया था कि कहीं ना कहीं बोल्शेविज्म पश्चिम की ओर ये फैल ना जाए, ये जो बोल्शेविक क्रांति थी ये पश्चिम की साइड पे फैल ना जाए। दूसरा जिसने युद्ध में प्रवेश किया था निर्णायक रूप से 1917 में और शांति को आकार देने में एक निर्धारित भूमिका निभाई, मतलब रशिया की यहाँ बात हो रही है। सो होप सो कि आप लोगों के जो सेकंड टॉपिक है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। इनकेस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। लीग ऑफ नेशन हम जल्द से जल्द कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आगे की यूनिट्स को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।